हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कक्षा 8 का जो आपका भूगोल का जो बुक है आपका, उसका अध्याय 3 पढ़ाऊँगा और कंप्लीट चैप्टर डिटेल में देखिएगा आप लोग। खनिज और शक्ति संसाधन इस चैप्टर का नाम है, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे खनिज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग क्लास 8 में हैं और आप लोगों को सभी विषयों की क्लासेस चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग एक छोटा सा काम करिए, आप लोगों को सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। बस आपको रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को समझ में आती है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। कोयले की खदान में ट्रक का भारण, यानी कि ट्रक भरा जा रहा है। यहाँ पे क्रेन के द्वारा देखिए ट्रक भरा जा रहा है, जेसीबी के द्वारा। यहाँ पे एक लड़की है किरी, ये सुकान से मिलने धनबाद के निकट अपने पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत से पूछती है वो, सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है, सुकांत ने उसको उत्तर दिया। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? इन ट्रकों के बारे में बोल रहा है आप सुकांत किरी से। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, किरी से बोल रहा है कि उन ट्रकों को देख रही हो तुम? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, यानी कि कोयला एक खनिज है, सुकांत ने उत्तर दिया। अब किरी के मन में आया कि उसने बोला कि खनिज, तो खनिज क्या है इसके बारे में पूछ रही है। खनिज क्या है, किरी ने पूछा। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? जो कोयले की भट्टी के ऊपर बिस्किट बनाते हैं, उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों, यानी कि उसके जो अंदर डाला गया है, उसको बता पाएंगे कि उसके अंदर दूध डाला गया, उसके अंदर आटा डाला गया, उसके अंदर चीनी डाला गया, फिर उसके अंदर अंडा डाला गया है? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं। यानी कि जिस तरह से आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया कि जिस प्रकार से बिस्किट बनाते समय जिन जिन चीज़ों को डाला गया है, उन चीज़ों को आप खाते समय बिस्किट को नहीं बता सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, उसी प्रकार आप चट्टानों को देख के ये नहीं बता सकते कि उनमें किन किन प्रकार की खनिज वहाँ पे मिले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज होता है। यानी कि वो रासायनिक अपने संगठन बनाए हुए हो और वो आपका प्रकृति में प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते, यानी कि कहीं कहीं हर जगह पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे खनिज समान मात्रा में पाए जाते हों। कहीं कहीं पे ज़्यादा मात्रा में कोई खनिज पाया जाता है, कहीं कहीं पे दूसरी खनिज उस जगह पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सभी जगहों पे खनिजों का जो वितरण होता है वो समान नहीं होता। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह के सकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। यानी कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हम खनिज प्राप्त कर तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, अभिगम्य नहीं है, मतलब वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं से निर्मित होते हैं। यानी कि सभी के खनिजों का बनने का तरीका अलग होता है, अलग अलग प्रकार से बनते हैं वो खनिज। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि बिना किसी हम लोग के हस्तक्षेप के बिना ही वो बन जाते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। यानी कि उन जो रसायनों को, उन खनिजों को हम उनके रंग के द्वारा, उनके घनत्व के द्वारा, उनकी कठोरता के द्वारा, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, वो जल में विलेय है कि नहीं है, इसके द्वारा हम उन खनिजों को पहचानते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप खनिजों के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक।
और धात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लौह, एक होता है अलौह। ठीक है, जिसमें लोहा मिला होता है वो लौह हो जाता है, जिसमें लोहा नहीं होता वो अलौह हो जाता है। अब धात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें द्युति तथा यानी कि उसमें प्रकाश तथा चमक की विशेषता होती है। धातुओं में लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह और अलौह दोनों हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। अलौह में जैसे आप जितने सोने चांदी की वस्तुएं देखते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, शीशा हो गया, ये अलौह वाले आपके खनिज आ जाएंगे। दूसरा है अधात्विक। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। ये खनिज कैसे हैं? अधात्विक हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज होते हैं। इसमें लोहा नहीं मिलाया जाता, इसमें धातुओं के गुण नहीं होते। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि उसको हम खन के उसके अंदर हम प्रवेश करके या फिर कहीं पे हम उसके कोई सुरंग बना के उसको हम निकालते हैं। खनिजों का निष्कर्षण देखिए कैसे कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। खनन एक बताया मैंने, प्रवेधन एक बताया और एक आखनन बताया। और खनन को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूपकी खनन। अब सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जैसे आप पृथ्वी के अंदर कोई खनिज है, उसको आप खोद के निकाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? खनन कहलाएगी। खनिज को कम गहराई में स्थित है, जो खनिज कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। जैसे अगर कोई थोड़े बहुत गहराई पे ही है तो ऊपर की जो पृथ्वी की परत है उसको हटा के निकाल सकते हैं आप, लेकिन अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपी खनन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका विवृत खनन। आपका जब अगर ज़्यादा गड्ढे में है, वो खनिज आपका ज़्यादा नीचे है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? कूपिक खनन हो जाएगा, कूपकी खनन। कूपकी खनन यानी कि ज़्यादा गहराई तक ऊपरी का जो परत हटा के बस आप वो खनिज निकाल ले रहे हैं, विवृत खनन कहलाएगा वो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, यानी कि कुएं के हिसाब से, कुएं के रूप में बहुत ज़्यादा गड्ढा खनना पड़ता है उसमें। इसे प्रवेधन कहते हैं, यानी कि वो अत्यधिक नीचे पाया जाता है। एक तो हो गया आपका विवृत, एक आपका होगा कूपकी, और तीसरा हो गया यहाँ पे प्रवेधन। तीनों समझ गए? सबसे गहरा प्रवेधन, जो पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस जो निकालने के लिए काम आता है। 3 प्रकार के समझ गए आप खननों के प्रकार। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि खनन क्या है, प्रवेधन क्या है, आखनन क्या है, विवृत खनन क्या है और कूपकी खनन क्या है। सब समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, 2-3 मिनट 4 मिनट पहले की से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। खनिजों का वितरण, जैसे स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया कि खनिज सब जगह पे समान नहीं पाए जाते समान रूप से, वही यहाँ पे बताया गया है कि खनिजों का वितरण जो होता है वो समान नहीं होता। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों से में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित शैल समूहों जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, उसके बाद ओंटेरियो यानी जो कनाडा में स्थित है वहाँ पे तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइड और प्लेटिनम आग्नेय तथा कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर ये पाया जाता है। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर यहाँ पे उसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को, खनिजों का वितरण बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किन शैलों में कौन सा खनिज पाया जाता है और कहाँ पे वो पाया जाता है। अब ये वर्ड मैप देखिए,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। ये जो निशान है आपका बॉक्साइट का है, ये तांबा का है और ये लोहा का है। अब इस चित्र में देखिए, ये जैसे हो गया आपका लोहा का, ये लोहा का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला है एरिया, ये बॉक्साइट वाला है। भारत में देखेंगे तो यहाँ पे लोहा पाया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे आपका बॉक्साइट पाया जाता है बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में। इस फिगर से आप देख के समझ सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे खनिज कहाँ पे पाया जाता है। अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन सा, किस महाद्वीप में क्या पाया जाता है। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पाद में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो एशिया में क्या क्या पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे यूरोप की तरफ। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। आप सभी को पता है रूस का दो हिस्सा है, एक यूरोपीय रूस है, एक आपका एशियाई रूस है। दोनों महाद्वीपों में इसका हिस्सा पाया जाता है। उत्तर अमेरिका में देखिए, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन और यहाँ पे शील्ड प्रदेश में, और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी का यहाँ पे कर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ये उत्तरी अमेरिका का हो गया। अब दक्षिणी अमेरिका में देखिए, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में भी पाया जाता है। इस पे वेनेजुएला पे ही उत्तरी अमेरिका ने यहाँ पे यूएसए ने प्रतिबंध लगा रखा है। अब अफ्रीका के बारे में देखिए। अफ्रीका खनिज संसाधनों में सबसे धनी आपका महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन यहीं पाए जाते हैं। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है ये। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ये हो गया आपका अफ्रीका के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया का भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा, कालगुरली और कुलगार्डी। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। अब अंटार्कटिका देख लीजिए। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिजों के उपयोग। अब आपने खनिज तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब उसका उपयोग क्या करते हैं, जैसे कोयले का उपयोग क्या करते हैं, अभ्रक का क्या करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। खनिजों का उपयोग में देखेंगे, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं, जिन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों को कैसे बचाया जा सकता है।
खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यानी उनको बनाया नहीं जा सकता आसानी से, बहुत समय लगेगा, उतने समय में कोई कहाँ रहेगा ये कुछ पता नहीं, लाखों से करोड़ों साल में बनता है वो। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। आप सभी को पता है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो संसाधन अनवीकरणीय होते हैं उनको बहुत बचा के यूज करना चाहिए, क्योंकि उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, यानी कि खनन में जो बर्बाद हो रहा है चीज़ उसको बचाना चाहिए। धातुओं का पुनर्चक्रण एवं अन्य तरीका है, एक अन्य तरीका जिससे हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब आपका खनिज संसाधन तो हो गया, अब आते हैं शक्ति संसाधन की तरफ। खनिज संसाधन समझ में आ गया? अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब शक्ति संसाधन देखिए। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है, उसको गीजर जो आप कहते हैं वही है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है, जूसर जिसको कहते हैं ब्लेंडर को। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है सन्नी को। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी कि जो इलेक्ट्रिकल आपके उपकरण हैं जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता और मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पाया जाता है। यानी कि देखते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा कटती है। क्यों? जितना आपको ज़रूरत है बिजली की, उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जब आपकी नीड 100 है और उत्पादन 80 है, तो जो 20 का गैप है वो तो कहीं ना कहीं कट करके ही वो पूरा करेंगे। पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण, अब जैसे गर्मी का मौसम है तो सभी के घरों में उसके सुविधा के अनुसार कहीं पे पंखा चलेगा, कहीं पे कूलर चलेगा, कहीं पे एसी चलेगा, तो हर जगह देखेंगे बिजली की खपत बढ़ती जाएगी। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे परंपरागत स्रोत में जैसे देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। जैसे आप कोयले का यूज कर रहे हैं तो आपका एक तरह से वो परंपरागत स्रोत है ईंधन का। जीवाश्म ईंधन है जो जैसे आपके पेट्रोल, डीजल हो गए, इनका भी तो यूज हम परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं बहुत सालों से। ईंधन, अब देखिए, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे खर्च करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हम ईंधन का यूज करते हैं। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो तरफ से लिखा गया है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। लाभ और हानि दोनों बताया गया है। खनिज तेल का लाभ है आसानी से परिवहन होता है, यानी टैंकरों में भर के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है ये। प्राकृतिक गैस क्या है? इसका लाभ आसानी से परिवहनित है, यानी कि पाइपलाइनों के थ्रू देखेंगे जगह जगह पे गैसें प्रोवाइड की जा रही हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होती है गैस। आप अपने घर में आप देखिएगा कोयला जला के या फिर तेल जला के और उसकी दूसरी तरफ आप अपने गैस को जलाइएगा, देखेंगे कौन धुआं करता है। तो जो गैस होगी वो आपकी स्वच्छ होगी, तेल से सस्ती होती है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में देखिए जैसे ईंधन है और कोयला है। ईंधन का लाभ सुप्राप्य है, यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग, यानी कि ईंधन को हम बहुत ज़्यादा समय तक उपयोग नहीं कर सकते। प्रदूषण फैलाने वाला होता है, जो हमारा ईंधन होता है प्रदूषण फैलाता है। उसके बाद अगला है देखेंगे हरित गैस गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं उसमें ये उसको बढ़ाता है। यहाँ पे
निर्वनीकरण यानी कि उसको हम बाहर दोबारा नहीं बना सकते। इसके बाद देखिए कोयले का लाभ देखिए विस्तृत रूप से उपलब्ध है। कोयला जो हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा है विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, यानी कि हम इससे कोयले से विद्युत भी बनाते हैं, बिजली भी बनाते हैं। इसकी हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है, सबसे ज़्यादा कोयले से ही प्रदूषण होता है। आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो कोयले से होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे परिवहन के लिए भारी होता है। यहाँ पे परिवहन को हम इसके लिए हम ट्रेनों से देखेंगे, आप ट्रेनों के माध्यम से कोयला एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। तो यानी कि जो ये है उसके लिए बड़े वाहनों की ज़रूरत पड़ती है कोयले के परिवहन के लिए, यह हानि है इसकी। जल विद्युत अब जो बनता है यहाँ पे देखिए तीसरा लाभ है, प्रदूषण मुक्त होता है। दूसरा सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और ये सस्ता होता है। इसकी हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, यानी कि जल विद्युत के लिए हमको उस जगह के लोगों को हटाना पड़ता है। बांध बनाना है, उसकी परियोजनाएं बनानी है तो उसके लिए वहाँ के लोगों को हटाना पड़ेगा। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, यानी कि जो हम बांध बनाएंगे उसके नीचे के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे जल भराव रहेगा हमेशा। स्थापित करने में खर्चीला, यानी कि उसको बनाने में, उस फैक्ट्री को बनाने में काफ़ी पैसा लगता है तो खर्चीला होता है। आगे देखिए पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब यहाँ पे आप लोग बहुत बार ये समझेंगे कि ताप और दाब से कैसे जीवाश्म बन जाते हैं, वो जीवाश्म जो जंतु दबे रह गए वो जीवाश्म ईंधन में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई जानवर मर गया, ऊपर से पृथ्वी के अंदर दब गया, उसके ऊपर मिट्टी आके पड़ती रही, बहुत ढेर सारी मिट्टी पड़ गई, तो क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में आपको पता है टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों तरह से जब ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो वो जीवाश्म डायरेक्ट वो जंतु जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसको परिवर्तित होने में बहुत समय लगता है। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडारण सीमित है, यानी कि एक लिमिटेड, आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल भी एक लिमिटेड है। एक समय आएगा जब पेट्रोल और कोयला दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। दूसरा है कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो कोयले से आप विद्युत प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में सबसे ज़्यादा चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में और झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिलों को यहाँ पे चरमराने से रोकता है। जैसे आपकी साइकिल चरर मरर कर रही है, उसमें तेल डाल दीजिए तो वो आवाज़ कम हो जाती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। आप जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं, जब वो निकाला जाता है पेट्रोल के खनन करके, तो उस तरह का नहीं रहता, उसको शोधीकरण किया जाता है, तब आपके जो गाड़ियों में पेट्रोल भरने लायक होता है वो। तो जो हम निकालते हैं सबसे पहले खोद के ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम के कुओं से, वो पेट्रोलियम उसको कहते हैं, वो काले कलर का होता है, ठीक है। यह सैलों की परतों के मध्य में पाया जाता है और इनका वेधन अब तटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं समुद्र के किनारे वाले या फिर बीच के क्षेत्र, वहाँ पे किया जाता है। और इसका यहाँ पे हो गया। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, यहाँ पे हम इसको फिल्टर करते हैं प्रक्रमण से। विभिन्न तरह के उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहल तैयार किए जाते हैं। स्नेहक यानी कि जो सेंट आप यूज करते हैं, डिओड्रेंट। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। काले कलर का होता है पेट्रोलियम, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में
डिगबोई मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। प्राकृतिक गैस देखिए अब। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है वहीं पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेलों को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के रूप में क्षेत्र में, विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में प्राकृतिक गैस भंडारण मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में स्थित है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेजी से वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल नीचे का ह्रास हुआ है, यानी कि तेलों का हम लोग गलत यूज कर रहे हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाली हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषणों का 10वां हिस्सा पैदा करते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों को जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है, यानी कि हम सीएनजी से, प्राकृतिक गैस से हम प्रदूषण के जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकते हैं। अब जल विद्युत आपने पढ़ा था अभी, जल विद्युत क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बांध का फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे ये बांध है, ठीक है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के रूप में घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, यानी कि 25% जो हम बिजली यूज कर रहे हैं वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से होता है आपका जल विद्युत। यहाँ पे पानी को रोका जाता है बांध बना के, उसके बाद ये जनरेटर होता है। जनरेटर यहाँ पे पानी गिराया जाता है तो ये टरबाइन घूमती है। तो फिर उसके बाद यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत समझ गए आप, अब गैर परंपरागत स्रोत भी समझ लीजिए। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं उनका उपयोग आवश्यक है। जैसे आप सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, आप विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ज्वार भाटा आता है उसकी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बार बार आप बना सकते हैं ना। हवा बार बार चलेगी, सूर्य का प्रकाश बार बार आएगा, ठीक है, ज्वार भाटा बार बार आएगा, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, बार बार हम बना सकते हैं इसको। सौर ऊर्जा जैसे आप देखिए, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। आप अभी धूप में निकल जाइए, देखिए कितनी तेज धूप हो रही है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है, यानी कि लाइटिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण, अब इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम करूँगा। पवन ऊर्जा, इसके लाभ, प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। जैसे एक बार अगर उसको हम इंस्टॉल कर दिए, पवन ऊर्जा को, पवन चक्की लगा दिए, तो बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी। सुरक्षित है और साफ़ एनर्जी हमको देती है। हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण, जब पवन चक्की चलती है तो वो ध्वनि पैदा करती है।
पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है, पहली बार उसको जब स्थापित करने में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसार संकेतों में व्यवधान आएगा। जब पवन चक्की चलेगी वहाँ की हवा को बहुत तेज़ी से घुमाएगी तो रेडियो सिग्नल्स को व्यवधान उसके अंदर उत्पन्न करेगी। पक्षियों के लिए हानिकारक है, पक्षियों में को उसमें वो लड़ेंगे तो मर सकते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा देखिए, लाभ असमाप्य है, यानी कि कभी सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है, सोलर एनर्जी आप अपने घर पे पैनल लगवाएंगे तो देखेंगे वो महंगा पड़ता है, खर्चीला होता है। स्रोत के लिए यहाँ पे स्रोत से के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। जैसे आप उसका यूज पैनल के द्वारा कर रहे हैं, उसका उस पैनल पे पड़ने के बाद बहुत सारी ऊर्जा इधर उधर चली जाती है जिससे नुकसान होता है। ज्वारीय ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त होती है और असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होगी। हानि क्या है, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, यानी कि अगर हम ज्वार भाटा वाली जगह पे हम कोई यहाँ पे टरबाइन लगाएंगे जिससे बिजली उत्पन्न होगी तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनको दिक्कत होगी, दोहन में कठिनाई होगी। अगला है परमाणु ऊर्जा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा से। हानि क्या है इसकी, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं परमाणु वाले जो होते हैं तत्व, तो उससे रेडियो एक्टिविटी से वहाँ के आसपास के लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। खर्चीली होती है परमाणु ऊर्जा। बायोगैस क्या है, लाभ इसके बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कम लागत में बन जाती है, उपयोग में आसान होती है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, यानी कि जो आपके गाय भैंस गोबर करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं इसमें हम। हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव का कारण, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गोबर गैस आप यूज करते हैं ना उसमें बायोगैस में, उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। भूतापीय ऊर्जा, लाभ क्या है, स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, वह हर समय उपलब्ध है भूतापीय ऊर्जा। हानि क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है, वहाँ से ले आने में क्योंकि शहर में तो आप इसको लगा नहीं सकते, कहीं शहर से दूर लगाएंगे वहाँ से फिर बिजली लाने में खर्चीला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम पढ़ रहे थे अभी तक, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जैसे भारत हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। अब आजकल के टाइम पे देखेंगे गाड़ियाँ भी आ गई हैं। ठीक है। पवन ऊर्जा के बारे में देख लीजिए। अब पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, जो बहुत पहले के समय से, चिरकाल मतलब बहुत पहले के समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ पर लगाई जा सकती हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। अब आपका आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो यहाँ पे सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश कैसे हमारे पास आता है, सूर्य आपका नाभिकीय विखंडन होता है जिससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास तक आती है। उसी प्रकार से नाभिकों में जो ऊर्जा है उसको विखंडन के द्वारा निकाला जाता है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैंगा है। अब परमाणु ऊर्जा भी देख लिए। अब भूतापीय ऊर्जा देखिए। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। कहीं कहीं देखेंगे जमीन के नीचे से पानी निकलता रहेगा जो बुलबुले के रूप में निकलता रहता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के, अब यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया परमाणु ऊर्जा का, यहाँ पे विखंडन हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये भाप के द्वारा ये टरबाइन में टकरा रहा है, टरबाइन घूम रहा है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न हो रही है।
रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। मणिकरण जाएंगे ना आप, ये देखिए आपका मणिकरण का है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, चावल टोकरी में बांध के इसमें डाल देते हैं, तुरंत पक जाता है उसको चावल और उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, पानी वहाँ का बलकता रहता है, वहाँ पे बॉयल होता रहता है। भूतापीय ऊर्जा का देखिए संयंत्र दिखा गया है। यहाँ पानी बलक रहा, बुलबुले के रूप में आ रहा है, यहाँ पे भाप के रूप में ऊपर आ रहा है, यहाँ पे टरबाइन लगा दिया गया, फिर जनरेटर से विद्युत उत्पन्न हो रही है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार से, यहाँ पे देखिए ज्वारीय ऊर्जा के प्रयोग से यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। बायोगैस, आप गाँव में हो सकता है कहीं देखे हों बायोगैस की टंकी। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई की अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। जो बचा रहता है वो खाद बन जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अभी जैसे कि ऊर्जा का क्या है कि आप घर सब बचा सकते हैं ऊर्जा। अपने घर से निकल रहे हैं, रूम से लाइट जल रही है, उसको बंद कर दीजिए बिना मतलब का। अगर वहाँ बैठना नहीं तो वहाँ पंखियाँ ऑन मत करिए। कहीं पे देख रहे हैं लाइट जल रही है, खंभे पे लाइट जल रही है, आप जा रहे हैं आसपास, वहाँ पे कोई बंद नहीं कर रहा तो आप बंद कर दीजिए। तो क्या है, इससे क्या होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपके बच्चों के भविष्य में उनको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। नहीं तो क्या होगा, बहुत से ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। अभ्यास का क्वेश्चन आंसर मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कराता हूँ, आप सभी को पता है। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ना भी है ना तो आप वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको चैप्टर वो पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचता रहे। और कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है किसी भी विषय का तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको 1 से 2 दिन के अंदर रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।